हेलो एवरीवन। आज हम लोग हॉर्नबिल का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं विच इज़ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसके राइटर है जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो ये कहानी है एक फैमिली की जो एक वोएज पे निकले थे। वोएज क्या होता है? एक बहुत ही लॉन्ग सी ट्रिप होता है, तो उस पर निकले थे और ड्यूरिंग दिस वोएज वो मतलब बहुत सारे एडवेंचर हुए और जैसे रफ़ वेदर रहा बहुत, ठीक है। तो रफ़ वेदर से वो कैसे उसको टैकल किए वो, ठीक है। तो यही स्टोरी है इसके बारे में और बीच बीच में हम जानेंगे कि उनके फैमिली में कैसा रिलेशन है, ठीक है। ये भी हमको देखने मिलेगा। तो उससे पहले आप यहाँ देख लीजिए, ये नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट है, तो इसको हम ड्यूरिंग द चैप्टर ही पढ़ेंगे। इसके मीनिंग को हम लोग उसी वक्त पढ़ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग चैप्टर। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. तो ऑथर बोलते हैं कि 1976 में जुलाई में वो उनकी वाइफ जिनका नाम मैरी था, उनके जो बेटे थे जॉनथन जो 6 साल के थे उस समय, और उनकी बेटी सुजैन जो 7 साल की थी उस समय, वो चारों के चारों सेल पे निकले प्लाईमाउथ इंग्लैंड से, क्योंकि वो सेम वही वॉयज पे जाना चाहते थे जो 2 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था, ठीक है। वो वर्ल्ड वॉयज पे निकले थे कैप्टन जेम्स कुक, तो उन चारों को भी उसी वॉयज पे निकलने का मन था, इसलिए वो लोग भी वही वॉयज पे निकले। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. तो ऑथर बोलते हैं कि बहुत लंबे समय से मैरी और मैं, यहाँ पे ऑथर अपने बारे में बताते हैं कि वो 37-year-old बिजनेसमैन है। तो बोलते हैं कि मैरी और मैं बहुत लंबे समय से सेलिंग के सपना देखते थे सेलिंग का, क्योंकि हमको भी उसी फेमस एक्सप्लोरर के तरह वर्ल्ड वॉयज पे निकलना था। कौन यहाँ पे फेमस एक्सप्लोरर कौन है? कैप्टन जेम्स कुक। तो बोलते हैं कि हमको उनकी तरह एक वर्ल्ड वॉयज पे जाना था, और इसीलिए हम पिछले 16 साल से हम अपने सारे लीजर टाइम मतलब वो जब भी खाली रहते थे, वो अपने सारे लीजर टाइम में क्या करते थे? होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स, मतलब वो होनिंग मतलब शार्पनिंग, तो अपने स्किल्स को और अच्छा बनाते थे वो इन ब्रिटिश वाटर्स, वहाँ के नदियों में, वहाँ पे नदियाँ थी वहाँ पे जाके। Our boat Wave Walker, a 23-meter, 30-ton wooden-hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. तो बताते हैं कि उनका जो बोट है जिसका नाम उन्होंने रखा था वेव वॉकर, वो उसकी लंबाई कितनी है? 23 मीटर, ठीक है। और वो 30 टन का है, और उसका जो फ्रेम है वो लकड़ी का बना हुआ है, और वो बहुत ही अच्छे से बना गया है, प्रोफेशनल्स ने उसको बनाया है। और वो बताते हैं कि बहुत महीनों से उन्होंने उस बोट को टेस्ट किया है। वो अलग अलग जगह उस बोट को ले जाके रफ़ से रफ़ वेदर में भी उसको टेस्ट कर चुके हैं, ठीक है। द फर्स्ट leg of our planned 3-year 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. तो बोलते हैं कि जो हमारा 3 साल का जो जर्नी था, उसका जो पहला पार्ट था जिसमें उन्हें अफ्रीका से केप टाउन जाना था, वो जर्नी बहुत अच्छे से निकली, बहुत प्लीजेंटली निकल गया, ठीक है। There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Siegler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the southern Indian Ocean. तो बताते हैं कि जब वो केप टाउन से निकलने वाले थे, केप टाउन के ईस्ट में जाने वाले थे, तो उससे पहले वो 2 क्रूमैन को अपने साथ ले लिए। कौन थे वो? एक थे अमेरिका से, वो अमेरिकन थे लैरी विजिल, और दूसरे थे हर्ब सीजलर जो एक स्विस थे। तो इन दोनों को क्यों लिया था ऑथर ने? क्योंकि वो सदर्न इंडियन ओशन से जाने वाले थे, और वो दुनिया का रफेस्ट सी था, ठीक है। वहाँ पे वेदर बहुत ख़राब रहता था, इसीलिए उनको और मदद की ज़रूरत पड़ सकती थी, इसलिए उन्होंने 2 क्रूमैन और ले लिए।
On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. तो बोलते हैं कि केप टाउन से जब हम निकले थे तो दूसरे दिन ही हमको स्ट्रॉन्ग गेल्स मिलने लगे. गेल्स क्या है? विंड बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड. ठीक है, तो बहुत तेज़ी से हवा बह रहा था. For the next few weeks they blew continuously. तो बोलते हैं कि कुछ हफ्तों तक तो हवा ऐसी बह रहा था. Gales did not worry me, but the size of the waves were alarming, up to 15 meters as high as our main mast. तो बोलते हैं कि ये जो गेल्स थे ये तो इतना चिंता की बात नहीं थी, लेकिन जो ये वेव्स थे, ठीक है, जो ये हवा के कारण जो वेव्स बन रहे थे ये बहुत मतलब ये अलार्मिंग था, ये चिंता की बात थी, क्योंकि वो करीब 15 मीटर ऊंचे वेव्स बन रहे थे. एज़ हाई एज़ आवर मेन मास्ट, हमारे मेन मास्ट जितने ऊंचे बन रहे थे. तो मास्ट क्या होता है? आप बोट में जो एक पिलर रहता है जिसमें सेल अटैच रहता है. सेल क्या होता है? एक कपड़ा होता है जिसकी वजह से बोट को डायरेक्शन मिलता है. ठीक है, तो वो जो सबसे लंबा पिलर था वहाँ पे उस बोट पे, जो सबसे लंबा मास्ट था, उस मास्ट जितने लंबाई जितना वेव्स बन रहे थे. ठीक है, 15 मीटर का वेव बन रहा था. December 25 found us 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन. तो बोलते हैं कि 25 दिसंबर तक हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर्स ईस्ट के तरफ आ चुके थे. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. तो बोलते हैं कि despite atrocious weather मतलब बैड क्वालिटी, मतलब इतने ख़राब वेदर के बावजूद भी हमारा हॉलीडे बहुत अच्छे से गुजरा था. हमने एक बहुत सुंदर सा क्रिसमस ट्री भी बनाया था. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change, but for the worse. तो बोलते हैं कि जैसे न्यू ईयर आया हम जो वेदर था उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं रहा, वेदर ऐसे ही ख़राब रहा. लेकिन हमने सोचा कि हाँ ये चेंज होगा, और चेंज हुआ था लेकिन और ख़राब हो गया था. At dawn on January 2, the waves were gigantic. तो बोलते हैं कि 2 जनवरी को वेव्स और बड़े होने लगे थे. We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. तो जो वो बोलते हैं कि हम सेल कर रहे थे, हमारे जो बोट में जो अभी जो मैंने मास्ट बताया उसमें जो कपड़े लगे होते हैं, ठीक है, तो 2 तरीके के कपड़े होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा. तो बड़े वाले को मेन सेल बोलते हैं और जो छोटे वाले को बोलते हैं जिब. ठीक है, तो सिर्फ छोटा वाला कपड़ा था, बड़े वाले को उन्होंने नीचे कर लिया था ताकि बोट ज़्यादा स्पीड से ना चले, क्योंकि वेदर भी बहुत ख़राब था, इसलिए बोट को ज़्यादा स्पीड से चलाना ठीक नहीं था. इसीलिए वो बोलते हैं कि हमारा जो छोटा वाला सेल था, यानी जो जिसको जिब बोलते हैं, वो जब ऊपर था तब हम लोग 8 नॉट्स के स्पीड से चल रहे थे. 8 नॉट्स एक स्पीड का यूनिट होता है जो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो सिर्फ छोटे वाले सेल यानी जिप की मदद से ही हम लोग 8 नॉट्स चल रहे थे, इतना तेज़ हवा था उस वक्त. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. तो बोलते हैं कि जैसे जैसे वेव बड़ा हो रहा था वैसे वैसे हम देख रहे थे कैसे पूरे सी को हम देख पा रहे थे, क्योंकि हर वेव के साथ उनका शिप भी ऊपर हो रहा था और विंड बहुत तेज़ चल रहा था, और इतना तेज़ चल रहा था कि उनके कान दर्द होने लगे थे. To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. तो वो बोलते हैं कि अब बोट को तो थोड़ा धीरे करना पड़ा. हम कुछ तो कर सकते थे बोट को धीरे करने के लिए, भले ही विंड चल रहा था, हवा चल रहा था. तो वो क्या किए, वो जो स्टॉर्म जिब था, जो छोटा वाला सेल था, उसको उन्होंने नीचे गिरा दिया, और फिर उन्होंने एक हैवी मोरिंग रोप, ठीक है, एक रोप होता है, उसको पीछे गिरा दिया, पानी में गिरा दिया था. स्टर्न क्या होता है, किसी भी बोट का पिछला हिस्सा, ठीक है, तो उसके अक्रॉस उन्होंने उसको पानी में गिरा दिया उस रोप को. तो उससे क्या होता है, पानी के साथ एक फ्रिक्शन बनेगा और बोट को थोड़ा फ्रिक्शन के कारण बोट थोड़ा धीमे हो जाएगा. Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached lifelines, donned oil skins and life jackets and waited.
तो बताते हैं कि हम फिर क्या किए, सारे चीज़ों को एक बार वापस से अच्छे से बांध दिए। फिर हम अपने जो लाइफ राफ्ट क्या होता है, एक बोट होता है जो मतलब अगर कोई इमरजेंसी हो गया तो आप उस बोट पे बैठ के बच सकते हैं। तो हम अपने लाइफ राफ्ट ड्रिल पे गए, एक बार हम गए वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए कि अगर इमरजेंसी आ गया तो हम कैसे मतलब बोट को तैयार करेंगे कि हम उस पर बैठ के बच जाएं। फिर अटैच्ड लाइफ लाइन्स, हम बाकी लाइफ लाइन्स पहन लिए जो चीज़ उनको ज़रूरत थी। फिर ऑयल स्किन्स पहन लिए। डोंट मतलब पहन लेना। ऑयल स्किन्स क्या होते हैं, एक कपड़ा होता है जिसको बाहर से ऑयल से कवर कर दिया जाता है, उसको वाटर प्रूफ बना दिया जाता है। तो ऑयल स्किन्स पहन लिए और लाइफ जैकेट पहन लिए और फिर हम वेट कर रहे थे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर केम अबाउट एट 6 PM विद एन ओमिनस साइलेंस। तो बोलते हैं कि जो पहला इशारा था इस इम्पेंडिंग डिज़ास्टर का, इम्पेंडिंग मतलब जो अभी आने वाला है, तो इस डिज़ास्टर का पहला इंडिकेशन आया 6 बजे शाम को। ठीक है, तो कैसे आया, एक ओमिनस साइलेंस, एक बहुत मतलब सन्नाटा छा गया था, लेकिन ये सन्नाटा मतलब ठीक नहीं लग रहा था। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। तो बोलते हैं कि उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से हवा चलना बंद हो गया और जो आसमान था वो एकदम डार्क होने लगा। देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप। तो बोलते हैं कि अचानक से एक बहुत तेज़ी से आवाज़ आया और वो देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा क्लाउड शिप के ऊपर आ गया। With horror, I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. लेकिन फिर ऑथर रियलाइज़ करते हैं, एकदम रियलाइज़ करते कि ये तो क्लाउड था ही नहीं, ये तो एक वेव था, और ऐसा वेव जो आज तक ऑथर ने कभी देखा ही नहीं था। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of other waves with a frightful breaking crest. तो बोलते हैं ऑथर कि ये जो वेव था ये एकदम वर्टिकल था, एकदम सीधा दिख रहा था, और इसका जो हाइट था वो बाकी सारे वेव का 2 गुना था। ठीक है, और इसका क्रेस्ट भी बहुत ज़्यादा था। किसी भी वेव का क्रेस्ट और ट्रो होता है ना, तो यहाँ पे क्रेस्ट की बात कर रहे हैं। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द वेव ऑफ The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. तो ये जो मतलब जो ये आवाज़ आ रही थी वो और बढ़ते गया। उनका जो बोट था वो वेव के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हमारा जो बोट था वो मतलब इससे चला जाएगा, मतलब इसको सह लेगा। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा लगा, कुछ एक्सप्लोजन हुआ है और हमारा पूरा बोट हिल गया। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। तो मैंने देखा कि हमारे शिप के ऊपर अब पानी आने लगा है। माई हेड स्मैश्ड इन टू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। तो बोलते हैं कि मेरा सर था, वो जो स्टीयरिंग व्हील होता है उस पर उनको ज़ोर से लगा, उनके सर पे, और फिर वो मतलब उनको रियलाइज़ हुआ कि वो फ्लाई कर रहे थे ओवरबोर्ड, मतलब वो बोट से नीचे गिर चुके थे पानी में और वो वेव्स के नीचे डूब रहे थे। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। तो बोलते हैं कि इसके बाद मैं ये एक्सेप्ट कर चुका था कि मेरा डेथ बस आने वाला है, और जैसे जैसे मैं अपना कॉन्शियसनेस खो रहा था मुझे बहुत मतलब पीसफुल लग रहा था। Unexpectedly, my head popped out of the water. A few meters away, wave walker was near capsizing. तो बोलते हैं कि unexpectedly मतलब मुझे तो लगा था मेरा डेथ आने वाला है, लेकिन तब भी मेरा मतलब मैं पानी से निकल गया। और उसके बाद मैंने देखा कि जो हमारा बोट था वेव वॉकर वो कैप्साइज हो रहा था, मतलब वो बस पलटने ही वाला था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, जो मास्ट है वो जो वर्टिकल पिलर होता है जिस पे वो सेल लगे हुए होते हैं वो अब हॉरिजॉन्टल हो गया था। ठीक है, देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट। लेकिन एक वेव आया और वेव वॉकर को वापस सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्क टॉट। बोलते हैं कि जो लाइफ लाइन जो लाइफ जैकेट थे वो अब मुझे थोड़े टाइट लगने लगे थे। I grabbed the guardrails and sailed through the air into wave walker's main boom. तो बोलते हैं कि जो बोट का गार्ड रेल्स मतलब आप कभी बोट पे जाते हो तो आप बोट के किनारे जो रेल्स लगे हुए थे
उसी को बोल रहे गार्ड रेल्स, उसको पकड़ के वेव वॉकर पे वापस आ गए। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. तो उसके बाद अलग मतलब एक के बाद एक वेव आए जा रहे थे और मुझे बोट में इधर उधर मतलब इधर उधर टॉस किया, मतलब मैं इधर उधर फेंका जा रहा था वेव के वजह से, लाइक अ रैग डॉल। ठीक है, मतलब कोई ऐसे डॉल की तरह जिसका कोई ज़रूरत नहीं, इधर उधर फेंक दिया जाता है, उसी तरीके में मैं इधर उधर फेंका जा रहा था वेव्स के वजह से। एक के बाद एक वेव आए जा रहे थे। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरा जो ऐसा फील हो रहा था कि मेरा जो लेफ़्ट साइड का रिब्स है वो अब थोड़ा क्रैक हो गया है, थोड़ा टूट गया है। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मेरा जो मेरा मतलब मुंह था वो ब्लड से भर चुका था, मेरे दांत टूट गए थे, कुछ दांत टूट गए थे। Somehow I found the wheel, lined up the stern and for the next wave and hung on. लेकिन कैसे भी करके मैं व्हील के पास पहुंचा, जो स्टीयरिंग व्हील है वहाँ तक पहुंचा, और फिर मैंने जो स्टर्न था उसको मैं वापस सही डायरेक्शन में लेके आया और फिर मैं वहाँ पे रुक गया। ठीक है, मतलब सही डायरेक्शन पे लेके आया कि जो नेक्स्ट वेव आ रहा है उसे टैकल करने के लिए सही डायरेक्शन में लेके आए। ठीक है, और फिर वहाँ रुक गए। वाटर एवरीवेयर, तो बोलते हैं कि हर जगह पानी ही था। आई कुड फील द शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। तो वो बोलते हैं कि मैं मतलब मुझे लग रहा था कि शिप के अंदर भी पानी भर चुका है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर सकता था कि मैं व्हील को छोड़ दूँ और नीचे जाऊँ मतलब इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि अगर व्हील छोड़ दिया तो और प्रॉब्लम आ सकती थी। सडनली द फ्रंट हैच वॉज thrown open and Mary appeared. We are sinking, she screamed. The decks are smashed. We are full of water. तो बोलते हैं कि अचानक से जो एक फ्रंट हैच था, एक डोर हो सकता है, हैच मतलब एक डोर होगा, वो अचानक से खुल गया और मैरी आई, मतलब उनकी वाइफ आई और बोली कि हम डूब रहे हैं। जो डेक से मतलब जो फ्रेम था बोट का वो टूट चुका है और हम लोग पानी से मतलब बोट पानी से भर रहा है। Take the wheel, I shouted as I scrambled for the hatch. Larry and Herb were pumping like madmen. Broken timbers hung at crazy angles. The whole starboard side bulged inwards. तो ऑथर बोलते हैं कि तुम व्हील को संभालो। ठीक है, और फिर वो उस मतलब वहाँ जाते हैं जहाँ से मैरी आई थी। तो वो देखते जो लैरी और हर्ब थे जो दो क्रू मैन थे, वो पागलों की तरह पंप कर रहे, मतलब पानी को बाहर फेंक रहे थे। ठीक है, ब्रोकन टिम्बर्स, जो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े थे, मतलब जो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े थे वो अलग अलग एंगल्स में अलग अलग एंगल्स पे लटक रहे थे, क्योंकि सब टूट चुका था, अजीब तरीके से टूटा हुआ था सब। जो स्टारबोर्ड साइड था। ठीक है, किसी भी बोट का दो साइड होता है ना, तो जो बोट का राइट साइड होता है उसको हम स्टारबोर्ड साइड बोलते हैं। ठीक है, तो स्टारबोर्ड साइड जो था वो टूट गया था और सब जो लकड़ी वकड़ी था सब अंदर की तरफ हो गया था। ठीक है, क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर। जो कपड़े थे, क्रॉकरी थे, जो चार्ट्स थे, टिन के डब्बे थे, खिलौने थे, सब वाटर में बह रहे थे। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू चिल्ड्रंस कैबिन। तो मैं आधा तैर रहा था, आधा क्रॉल कर रहा था, क्योंकि पानी भर गया था ना, और मैं जा रहा था अपने बच्चों के रूम में, कैबिन में। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड। येस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। तो मैं पूछा कि तुम लोग ठीक हो? तो वो लोग बोलते हैं हाँ ठीक हैं। वो अपर मतलब ऊपर में कोई बंक होगा, कोई होगा बैठने का जगह, वहाँ से वो लोग बोले। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड सू। तो सुजैन बोलती है कि लेकिन मेरा जो सर है वो थोड़ा सा दुख रहा है, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइज। तो वो पॉइंट की कि उसके आँख के ऊपर एक बहुत बड़ा चोट लग चुका था। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि मेरे पास उस वक्त बिल्कुल भी समय नहीं था कि मैं उसके मतलब सर का इलाज करूं, मतलब उसके सर को देखूं। और भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स थे, जैसे बोट डूब रहा था, उसको पहले टैकल करना था, तब हम सुजैन को देख लेते। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक। फिर वो बहुत ही मुश्किल से उन्हें कुछ हैमर मिला, स्क्रू मिला, एक कैनवस मिला। कैनवस एक मोटा कपड़ा होता है। विद द स्टारबोर्ड साइड bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repairs, we would surely sink.
तो वो बताते हैं कि जो स्टारबोर्ड साइड था, जो राइट साइड था बोट का, वो तो टूट चुका था। तो जैसे जैसे मतलब जैसे एक वेव आया तो एक वेव की वजह से पानी भर गया, फिर दूसरे वेव की वजह से भी पानी भर गया। तो जैसे जैसे वेव्स आ रहे थे और पानी भरते जा रहा था बोट में। तो बोलते हैं कि अगर हम कुछ रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो हम तो पक्का ही डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch over across the gaping holes। तो बोलते हैं कि कुछ भी करके मैंने थोड़ा बहुत वहाँ पे मतलब वहाँ पे मैंने थोड़ा रिपेयर कर दिया, ठीक है। जो होल्स बन गए थे बहुत सारे, थोड़ा बहुत मैंने रिपेयर कर दिया, ठीक है। जो उनको सामान मिला था, कैनवस, स्क्रू, हैमर, उसके मदद से। Some water continued to stream below but most of it was now being deflected over the side। तो इससे क्या हुआ कि बहुत मतलब कुछ पानी तो आ ही रहा था, अभी भी आ रहा था, पूरी तरीके से रिपेयर तो नहीं हुआ था, लेकिन बहुत सारा पानी अब डिफ्लेक्ट हो जा रहा था, आ नहीं रहा था अंदर। More problems arose when our hand pump started to block with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited। तो जो पंप्स थे जिसकी वजह से पानी बोट से बाहर निकाला जा रहा था, अब उनके अंदर जो खिलौने थे, मतलब जो सामान इधर उधर फ्लोट कर रहे थे, वो अब उस पंप के अंदर घुसने लगे थे। इससे क्या हो रहा था, पंप काम नहीं कर रहा था, ठीक है। पंप काम नहीं कर रहा था तो इससे पानी बाहर नहीं जा पा रहा था, और जो इलेक्ट्रिक पंप होता है वो शॉर्ट सर्किट हो गया था। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली। तो ये सब जो पंप था ये सब ख़राब हो गया, तो उनके प्रॉब्लम्स और बढ़ने लगे, वाटर का लेवल और बढ़ने लगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था। ऐसा मतलब बहुत डर लग रहा था सब कुछ देख के। Back on deck, I found that our 2 spare hand pumps had been wrenched overboard, along with the forestay sail, the jib, the dinghies and the main anchor। तो बोलते हैं कि जब मैं वापस डेक पे आया, ऊपर आया, तो मैं देखा कि हमारे पास जो 2 और हैंड पम्प्स थे, जो 2 एक्स्ट्रा हैंड पम्प्स थे, वो भी बोट से गिर चुके हैं पानी में, और भी बहुत कुछ गिर चुका है। जैसे हमारा जो सेल था, हमारा जो जिप था, जो छोटा वाला सेल होता है, वो डिंगीज़ जो छोटे छोटे बोट होते हैं, मतलब जो इमरजेंसी के टाइम में काम बांधते होंगे, या फिर एंकर एक लोहे का स्ट्रक्चर होता है जिसको यूज़ किया जाता है बोट को किसी भी जगह पे रखने के लिए, ठीक है। जैसे बोट तो फ्लोट हो जाएगा कहीं पे, लेकिन अगर आपको एक जगह पे रखना है तो एंकर की मदद से आप बोट को उसी जगह पे रख सकते हैं, किसी जगह पे फिक्स करके। उस एंकर को किसी जगह पे फिक्स कर दीजिए, बोट वहीं पे रहेगा। तो उनका मेन एंकर भी चला गया था, पानी में ही चला गया था। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। तो उनको याद आया कि हमारे पास तो एक और इलेक्ट्रिक पंप है जो हमारे चार्ट रूम फ्लोर पे है। तो चार्ट रूम फ्लोर वही होगा जहाँ पे सारे मैप्स होंगे, वो सब। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। तो बोलते हैं कि मैंने उस इलेक्ट्रिक पंप को एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, और फिर मतलब मैं थैंकफुल था कि ये काम कर रहा है। The night dragged on with an endless bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio। तो बोलते हैं कि ये पूरा रात गुजरा, मतलब बहुत ही लंबी रात थी। हम लगातार पंप कर रहे थे, फिर हम स्टीयर कर रहे थे बोट को, और फिर हम रेडियो पे काम कर रहे थे। मतलब वो चाहते थे कि मतलब किसी से कांटेक्ट हो जाए कहीं पे भी, ताकि मदद आ जाए उनके पास। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मे डे कॉल्स। तो बोलते हैं कि हमारे कोई भी रिप्लाई तो आ नहीं रहा था। जो मे डे कॉल्स था, मे डे कॉल्स मतलब वही जो हेल्प के लिए भेज रहे थे, विच वॉज़ नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और ये सरप्राइजिंग भी नहीं था, क्योंकि वो एक रिमोट कॉर्नर पे थे। रिमोट मतलब ऐसा जगह जहाँ पे मतलब दूर दूर तक कोई नहीं है। तो इस जगह पे तो कोई मतलब शॉकिंग बात नहीं है कि हमें कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, ये तो होना ही था। Sue's head had so swollen alarmingly. She had 2 enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm। तो बोलते जो मेरी बेटी सुजैन है, उसका जो सर है वो बहुत ज़्यादा ही स्वेल हो चुका था, और उसके जो आइज़ थे वो दोनों आइज़ एकदम ब्लैक हो गए थे। एंड वो फिर दिखाई कि उसके आर्म में भी एक बहुत बड़ा कट, मतलब बहुत बड़ा एक चोट लग गया था, कट गया था हाथ, उसका आर्म। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all।
तो ऑथर बोलते हैं कि मैं उससे पूछा कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताई इन सब चीज़ों के बारे में, मतलब तुम्हें इतनी चोट लग गई है। तो सुजैन बोलती है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, आप हम सबको बचा रहे थे, तो मैं आपको और टेंशन नहीं देना चाहती थी। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. तो बोलते हैं कि जनवरी 3 का जो सुबह था, तो जो पंप था वो वाटर लेवल को एक मतलब अंडर कंट्रोल ले आया था, और इसके कारण हम लोग रोटेशन में 2-2 घंटे रेस्ट कर रहे थे कि मतलब 2 घंटे कुछ लोग रेस्ट करेंगे और कुछ लोग जगे रहेंगे, उसके बाद फिर अगले 2 घंटे जो जगे हुए थे वो सोएंगे और जो सोए हुए थे वो जगे रहेंगे, ऐसे ऐसे। But we still had a tremendous leak somewhere below the waterline, and on checking, I found that nearly all the boats' main rib frames were smashed down to the keel. तो बोलते हैं कि हमारे बोट के नीचे अभी भी एक मतलब एक जगह होगा जहाँ पे अभी भी बहुत लीक हो रहा होगा, बहुत बड़ा होल होगा, वहाँ पे लीक हो रहा होगा, ठीक है। और मैं जब गया देखने के लिए तो मैंने देखा कि जो फ्रेम था बोट का, वो बहुत बुरी तरीके से स्मैश हो चुका था। इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप द होल सेक्शन ऑफ स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कबोर्ड पार्टीशन। तो बोलते हैं कि जो स्टारबोर्ड साइड था बोट का, ठीक है, जो स्टारबोर्ड साइड था वहाँ पे जो फ्रेम था बोट का, वो इतने बुरी तरीके से स्मैश हो गया था कि अब उस चीज़ को कुछ भी पकड़ के नहीं रखा हुआ था, मतलब उसको कुछ सपोर्ट नहीं, स्टारबोर्ड साइड को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, ठीक है। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. तो बोलते हैं कि हम कैसे भी करके 15 घंटे तो सरवाइव कर लिए जब से वो वेव्स आए थे, लेकिन वेव वॉकर इतना लंबा नहीं चल पाएगा कि हमें ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दे। I checked our charts, calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. बोलते हैं कि मैं चार्ट पेपर्स देखा, मैं मैप देखा और कैलकुलेट किया कि 2 छोटे आइलैंड है यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर्स ईस्ट के तरफ। वन ऑफ देम आइल एम्स्टरडैम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। तो बोलते हैं एक आइलैंड का नाम था आइल एम्स्टरडैम और वो एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। आवर ओनली होप वॉज टू रीच देयर दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। तो बोलते हैं कि अब हमारे बचने की यही आशा थी कि हम इन पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन में पहुंच जाएं। इसका मतलब कि इतने बड़े ओशन में हमें इतने छोटे आइलैंड, मतलब इतने बड़े ओशन में ये जो आइलैंड्स है ये एक सुई के नोकी जितने ही होंगे, ठीक है, तो इसलिए उनको पिन प्रिक्स बोला जा रहा है। तो हमारा बस यही एक होप था। But unless the wind and the seas abated so we could hoist our sail, our chances would be slim indeed. तो बोलते हैं कि लेकिन जब तक ये विंड थम ना जाए, अबेट मतलब थोड़ा मतलब लेस इंटेंस ना हो, ताकि हम अपना जो उनका सेल था उसको वापस से ऊपर कर सके, ताकि उनको वापस से एक अच्छी स्पीड मिल सके। जब तक ये सब ना कर पाएंगे तब तक उनके चांसेस बचने के तो कम ही रहेंगे। The great wave had put our auxiliary engine out of action. तो बोलते हैं कि जो ये वेव्स थे इसके वजह से जो हमारा इंजन था वो भी अब काम नहीं कर रहा था। तो ऑक्सिलरी मतलब ये जो एक्स्ट्रा एक इंजन था इनके पास, ठीक है, कि सेल की वजह से तो इनको स्पीड मिल ही रहा था, लेकिन इन केस कुछ ऐसा हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो इस इंजन का वो लोग मदद ले सकते थे, बट वो भी अब ख़राब हो चुका है, ठीक है। चलिए गाइज, अब आगे का स्टोरी हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।